सबसे पहले तो आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान AR खान साहब रिटायर्ड IAS हैं और साहब की मुलाकात 2017 में मेरे से हुई थी। अखबार में इनका नाम आता रहता था because AR फाउंडेशन आपने बना रखी है और ये जरूरतमंद बच्चों की हेल्प करते हैं। मेरी थोड़ी आदत है, अखबार में देखता हूँ कोई अच्छा काम करता हूँ उसका डायरी में नाम नोट कर लेता हूँ। सलाम जी हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मैंने सलाम जी कहा साहब ये AR खान साहब आपके समाज के हैं, ये आप जानते हो? हाँ साहब कुछ मैं जानता हूँ और इनका सम्मान करना है कि बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर 2017 में समर्पण संस्था की तरफ से साहब का समर्पण समाज गौरव सम्मान किया गया और उसके बाद निरंतर हमेशा जुड़े। कई बार मेरे को याद आया कि मैं साहब को बुलाऊंगा प्रोग्राम में, चीफ गेस्ट के रूम में बुलाऊंगा, लेकिन फिर दिमाग से निकल जाती थी, भूल जाता था। इन दिनों कोविड के बाद में काफ़ी संपर्क रहा तो मुझे पूरा याद था कि अब की बार 15 अगस्त के प्रोग्राम में साहब को चीफ गेस्ट बुलाएंगे। मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया और आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जोरदार ताली साहब का। हमारे बीच में RP गहरवा जी आने वाले थे, SGST में स्पेशल कमिश्नर हैं। कुछ आज का दिन ही ऐसा है कि कहीं न कहीं आदमी फंस जाते हैं, तो वो कह तो रहे थे मैं लेट आ जाऊंगा, अब देखते हैं आ जाएंगे तो अच्छी बात है। बाकी उनके बिहाव पे हमारे बीच में RK गहरवा जी आएंगे। आप CTO दोनों एक ही डिपार्टमेंट में, तो बहुत बहुत स्वागत RK गहरवा साहब का। संस्था के संरक्षक भी हैं, एम्बेसडर भी हैं। हमारे बीच में चौमिया साहब हैं। चौमिया साहब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से रिटायर्ड हैं और पड़ोस में ही रहते हैं। मेरा पब्लिक स्कूल आपकी है और काफ़ी सालों से पड़ोस में हम ज़्यादा नहीं मिल पाते। मैं भी बिजी, ये भी बिजी, अपने अपने गाँव में बिजी रहते हैं। ध्यान आया कि साहब का कम से कम इतने दिनों से ऑफिस है, कभी स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, तो इनके जो मुरली मनोहर जी बैठे हैं, मैंने उनसे प्रार्थना की कि सर आपको आना कि नहीं, पापा जी को बुलाओ। तो आज आपने हमारे बीच में मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विजय गोयल साहब हैं। विजय गोयल साहब संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं और निरंतर इनका और 40 में भी और कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही परोपकारी स्वभाव के इंसान हैं। अभी बीच में शिक्षा सहायता पखवाड़ा में आए आप, एक बच्ची थी गूंगी बहरी थी, आपका ऐसा करुणामय दिल है कि छोटी सी बात में इतनी संवेदना है कि वो बच्ची के लिए थोड़ा सा ये सुन नहीं सकती, आपने उसी समय उसको 21 रुपये निकाल के दी। तो बहुत ही इनका संवेदनशील एक दिल है, करुणा का दिल है और समाज के लिए समर्पित है। इनकी मैडम आसपास के करीब 20 बच्चियों को जो बेलदार और जो ये काम करते हैं जो कि झोपड़ियों में, उन बच्चियों को पढ़ाती है, किताबें दिलाती है, पूरा खर्चा उन बच्चियों को उठाती है। और फिर जब प्रोग्राम में आए कि साहब 2 बच्चियों का संस्था की तरफ से और जोड़ दो और ये जो आप बच्चों का कर रहे हो, तो बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा परोपकारी स्वभाव है आपका। हमारे बीच में अब्दुल सलाम जौहर साहब हैं, संस्था के प्रधान मुख्य संरक्षक हैं। करीब करीब हर प्रोग्राम में आप देख लेते होंगे। काफ़ी लोग आज नए भी हैं, संस्था के बारे में मैं बताऊँगा। तो सलाम साहब हर प्रोग्राम, हर कार्यक्रम में उपस्थित भी रहते हैं, सहयोग भी करते हैं, आर्थिक भी करते हैं और इनका सिर्फ हाथ हो जाता है तो वहीं हमारा कल्याण हो जाता है। ये और भी कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, आप समय निकाल कर पहुँचते हो, हमारा उत्साहवर्धन करते हो, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हमारे बीच में कर्नल शेखावत साहब हैं। कर्नल शेखावत साहब वैरागी जीवन है इनका और ये पूरा समर्पित भाव से समाज के प्रति समर्पित हैं। कई स्कूलों में, कई संस्थाओं में, कई जगह जुड़े हुए हैं और अपनी संस्था के मुख्य संरक्षक हैं। एक हम समर्पण आश्रय के होम बनाने जा रहे हैं, उसका निर्माण का आगाज आपने करवाया है और इन्होंने पिछली मीटिंग में कहा कि माने साहब 5 लाख रुपये दूंगा, आप इसको चालू करो और लोगों से भी। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है और उसी समय 1 लाख का चेक इन्होंने दे भी दिया। तो आप बहुत ही अच्छे दानदाता हैं, अच्छे, क्योंकि समर्पण भाव आपके अंदर। तो आज ये कार्यक्रम में बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। और बालूपाल साहब हैं, बालूपाल साहब का साथ, हम दोनों का साथ तो ऐसा है कि कहीं भी प्रोग्रामों में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं,
और उम्र का अंतर जरूर है, लेकिन मित्रता दिलों की ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे के बगैर हम जो भी कोई डिस्कस करते हैं तो बात करके करते हैं। संस्था के मुख्य सलाहकार भी हैं और पूरा इनका सहयोग भी रहता है, आर्थिक भी रहता है और ऐसे भी पूरा उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच में संस्था के जो भी मुख्य संरक्षक बैठे हैं, खंडेलवाल जी बैठे हैं, धामजीलाल जी बैठे हैं, जयमन साहब हैं, आप सभी का जो भी मुख्य संरक्षक सदस्य हैं सभी का आज ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में जो भी ये वॉलंटियर सब बच्चे हैं सुबह 8 बजे के आए हुए हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं, कभी ये करते हैं, सेटिंग करते हैं। इन सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, तो ही बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। और जो भी महानुभाव नए आए हैं, ये बच्चे बैठे हैं, इन सभी बच्चों का, आप सभी का ओवरऑल आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। समर्पण संस्था जिस मूल सिद्धांत पे काम कर रही है कि हमारा जो शेष जीवन है वो श्रेष्ठ जीवन बने, इसका एक प्लेटफॉर्म है। शेष जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाने का एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है और इसमें कोई भी अपना जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जिस मूल सिद्धांत पे काम कर रही है संस्था, पिछले 12 साल से काम कर रही है। नवंबर में 12 साल हो जाएंगे। नवंबर 2009 में इसकी स्थापना हमने की और कुछ साथियों के साथ मिलकर छोटी सी संस्था बनाई थी। लेकिन आज वही जो पौधा लगाया था वो एक वृक्ष बनता जा रहा है। आज इतने लोग, इतने मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं और कई लोग वैसे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, कोई बिना रजिस्टर्ड मेंबर है, भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी लोग संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और आज संस्था 12 साल किसी भी संस्था के लिए कोई बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन 12 साल में संस्था पूरे नेशनल लेवल पे एक स्टेब्लिश है और नेशनल लेवल पे एक पहचान समर्पण संस्था की बनी हुई है। और ये जो 4 शब्द लिखे हैं संस्था, इन शब्दों के आधार पे यही मूल सिद्धांत है संस्था, त्याग, सेवा, संयोग, समाज। ये सिद्धांत पे ही संस्था काम कर रही है। हमारे को ईश्वर की कृपा से, प्रकृति से कह दो, सुप्रीम पावर की वजह से कह दो, आप जिसे मानते उससे कह दो, हमें कृपा से 3 चीज मिली है। और 3 चीज है, एक तो तन है, हमारा शरीर, और मन है, बुद्धि है, और धन है। तन, मन और धन, ये 3 चीजें हमें मालिक की कृपा से मिली है। ये हम अपने बलबूते पर कभी भी इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसमें कृपा का होना जरूरी है। हम चाहे कि मेरा शरीर साहब 5.5 का 6 का हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ईश्वर की कृपा से जैसा भी मिला, काला मिला है, गोरा मिला है, नाटा मिला, जैसा मिला मालिक की कृपा से। और जो मन बुद्धि है, मैं भी साहब बाबा साहब अम्बेडकर की तरह बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊँ या अब्दुल कलाम साहब की तरह हो जाऊँ, नहीं हो सकता। ये मालिक की कृपा से मन बुद्धि भी है कि ईश्वर की कृपा से मिली। और तीसरा धन, दुनिया मेहनत करती है, खूब कम मेहनत करने में कोई कमी नहीं चलता, लेकिन धन जो मिलता है ये भी कहीं न कहीं कृपा से मिलता है। ये 3 चीजें जब हम अपनी नहीं मान के मिली हुई समझते हैं और इन मिली हुई चीजों को समाज के जरूरतमंद के लिए, असहाय के लिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए हम समर्पित कर देते हैं, यही समर्पण संस्था का मूल सिद्धांत है। मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा अक्सर मीटिंग में बताता हूँ। एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति खाना खा रहा था, सूट बूट टाई में, जैसे सूट बूट टाई में पहने हुए ना नवदीप जी, जेंटलमैन खाना खा रहा था और उसके साथ और लोग भी खाना खा रहे थे। एक बच्चा बहुत भूखा था। वो बच्चा उस कांच में से, रेस्टोरेंट के कांच में से देखता है, बड़ी दम लगाता है, दम लगा के कांच का गेट खोलता, अंदर चले जाता है। अंदर जाने के बाद जो सूट बूट टाइम में जो खाना खा रहा था व्यक्ति, उसको वो बच्चा बोलता है कि सर मुझे कुछ खाना दे दो, जोर की भूख लगी। वह व्यक्ति कहता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं खाना, तू भी मेहनत कर, कमा और खा, मैं नहीं देता। उसने मना। दूसरे व्यक्ति से बात करी कि सर खाना दे दो, मेरी भूख लगी है जोर की, उसने भी नहीं दिया। ये सब बात मैनेजर देख रहा था। मैनेजर ने बच्चे को बुलाया
और उस बच्चे को खाना दे दिया, ले बेटा ले। खाना लेके और वो गेट के बाहर जो ही जाता है, 2 प्लाट आगे एक निर्बल व्यक्ति बैठा रहता है, वो उस बच्चे को तो भैया खाना दे दे, भूख लग रही है। वो बच्चा वह खाना उस व्यक्ति को देता है। अब इस बात की एनालिसिस की गई कि ऐसा हुआ क्यों। जिसके पास सब कुछ था उसने नहीं दिया, और जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने दे दिया। जो ये समझता है कि मुझे मिला है, वो मिला हुए को देने में उसे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसे मिला है। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो तन मन और धन हमें मिले हुए हैं, हमारे अपने नहीं हैं, तो हमारे देने में कोई तकलीफ आएगी नहीं। दूसरे के जीवन को मजबूत करने के लिए और हम जब समर्पित कर देते हैं, यही तो सही मायने में सार्थकता है। जीवन हमारा संवेदनशील होता है, समाज के प्रति हम संवेदनशील बनते हैं, जरूरतमंद के प्रति संवेदनशील बनते हैं, वहीं से तो अर्थपूर्ण बनता है। जितना ज्यादा हम समाज के प्रति, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनते जाते हैं, उतना ही हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता चला जाता है। तो हम जीवन को अर्थपूर्ण भी बना रहे हैं, सार्थक भी कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो लोग आते हैं चले जाते हैं दुनिया, लेकिन सार्थक जीवन उन्हीं का होता है जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के हितों के लिए काम करते हैं। यही भावना लेकर ये संस्था पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। दो एक महीने और बचे, 12 साल पूरे हो जाएंगे। 12 साल से निरंतर सेवा के काम कर रहे हैं, और उन सेवा कार्यों में हम अब तक 138 प्रोग्राम कर चुके हैं। कईयों को तो जो हमेशा मीटिंग में पता है, लेकिन काफी लोग नहीं दिख रहे हैं। 138 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, और 138 प्रोग्रामों में 11 रक्तदान शिविर, जिसमें 787 यूनिट ब्लड एकत्रित करके दे चुके हैं। 444 बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म हर साल 7 प्रोग्राम हम कर चुके। ये जो 7वां प्रोग्राम था भी 1 जुलाई से 20 जुलाई तक शिक्षा सहायता पखवाड़ा बनाया था हमने। एक ही प्रोग्राम करते थे, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा सार्थक हो गया, क्योंकि ये कोविड की वजह से, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने टुकड़ों में कर दिया, और 15 दिन तक रेगुलर प्रोग्राम किए। 90 बच्चों के हमने नाम सेलेक्ट किए। उन 90 बच्चों में अधिकतर बच्चे हमारे पास ऐसे थे जिन बच्चों के माता पिता नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी में उन बच्चों को हमने लिया। सेकंड प्रायोरिटी में उन बच्चों को लिया जिसके पापा नहीं है। थर्ड प्रायोरिटी में दोनों ही हैं लेकिन बीमार हैं, और फोर्थ प्रायोरिटी में उनको लिया भाई दोनों ही हैं लेकिन बहुत ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। इस तरीके से 90 बच्चे सेलेक्ट करके, और 90 बच्चों की हमने इसी साल पिछले महीने हमने हेल्प की। और उन सब बच्चों को जो उन्होंने मांगा, उन्होंने लिस्ट बना के दी, सर ये चाहिए, ये फीस चाहिए, किताबें चाहिए, सब कुछ जो भी मांगा सब दिया। और मालिक की कृपा से ये आप लोगों का सहयोग से। समर्पण संस्था में कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला ही करता हूँ, ये सब लोग मिलके, इन्हीं के सहयोग से तो सारा काम होता है। जो सड़क से हमने 60 एजुकेशनल एम्बेसडर बनाए। 60 एजुकेशनल एम्बेसडर में एक एक बच्चे की जिम्मेदारी हमने एक एक व्यक्ति को दी। उसकी फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ एक एक। तो 60 बच्चों को तो 60 एम्बेसडर संभाल लिए हमारे। उसके बाद 30 बच्चों को संस्था की तरफ से कर दिया, और संस्था की तरफ से भी लोगों का इतना योगदान आ जाता है कि हमने खुला दिया बच्चों को, कोई कमी नहीं है, कृपा है। तो वो बच्चों को अब हर साल बीच में और भी कई फोन आ रहे हैं कि हिमालय जी वो कोविड में अनाथ हो गए, उन बच्चों का करो। बड़ा मुश्किल हो जाता है बीच बीच में करना। हम साल में एक ही प्रोग्राम करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर उन बच्चों की हेल्प करते हैं। तो ये अब तक 444 बच्चों की हम हेल्प कर चुके हैं। इसके साथ ही 225 लोगों को समर्पण समाज गौरव सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, जो समाज में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, दूसरों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम चुनते हैं और उन लोगों को समर्पण समाज गौरव सम्मान से सम्मानित करते हैं। पिछले जितने भी सालों में हमारे ये प्रोग्राम हुए, 225 लोगों को हम सम्मान कर चुके हैं उसमें। और इसके अलावा हमारा एक वस्त्र बैंक है। ये जो बेसमेंट दिख रहा है ना इसके, इस बिल्डिंग के नीचे, इसमें एक वस्त्र बैंक बना हुआ, पूरा हॉल है। पहले 2 कमरों में वस्त्र बैंक चलता था, अब पूरे हॉल के अंदर वस्त्र बैंक है।
और उस वस्त्र बैंक को पूरा प्रोफेशनल ढंग से काम कर रहे हैं हम लोग। पूरे रैक्स लगे हुए हैं, एक एक रैक्स में 32 कमर की जीन्स, 34 कमर की जीन्स, महिलाओं के अलग, साड़ियाँ अलग, छोटे बच्चों के अलग, सब पूरा डिस्प्ले लगा रखा है। जो भी कोई जरूरतमंद हमारे पास आता है उसकी नाप के हिसाब से निकाल के हम उसको कपड़ा भेंट करते हैं। ये यहाँ से कोई लेता है तो ले लेता है। बाकी आप जैसे कोई समाज सेवी लोग हैं तो आप फलाने गांव में 10 परिवार बहुत परेशान है, उनके पास कपड़े नहीं है, हम लिस्ट मांगते हैं कि आप उन 10 परिवारों के बच्चों की लिस्ट दो, उनकी लिस्ट दो, क्या क्या साइज हैं, उन साइजों के हिसाब से कपड़े निकलवाते हैं। जैसे ये ग्यारसी लाल का निकला तो ग्यारसी लाल नाम लिख के बेचते हैं उसके। इस तरीके से हम पूरा पैकिंग करवा के वो सारे 10 फैमिलियों के कपड़े उनको देते हैं कि आप जाके वहाँ भेंट कर सकते। ऐसे समाज से भी लोग यहाँ से कपड़े ले जाके और लोगों को भेंट करते हैं। तो ये भी एक हमने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से पूरे राजस्थान का नंबर 1 वस्त्र बैंक बना रखा है। इसके साथ ही एक हमारा बुक बैंक भी है। बुक बैंक में जो भी एक्स्ट्रा किताबें होती है बच्चों की, हमारे यहाँ जमा करा सकते हैं और जरूरतमंद बच्चे यहाँ से इशू करवा के ले जा सकते हैं। ये भी व्यवस्था इस वस्त्र बैंक के साथ हमने बुक बैंक की हुई। इसके अलावा और जो सोशल छोटे मोटे प्रोग्राम है, परिंदे लगाना, प्याऊ लगवाना, ये तो घर चलते ही रहते हैं। मैं बड़े प्रोग्रामों का नाम ले रहा हूँ और पौधारोपण भी हम करते हैं। एक हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले नाम लिया कन्नड़ साहब के स्वागत में, समर्पण आश्रय केयर होम बना रहे हैं। कानौता से सांबरिया रोड पे जमीन है, 200 फीट मेन बाईपास रोड पे जमीन है, 525 वर्ग का जमीन है। उस जमीन में पूरे 4 मंजिल के हमने नक्शे तैयार कर लिए और दादा पोता संस्थान पूरे मैं मानता हूँ इंडिया में शायद एक आध ही होंगे, बाकी विदेशों में ज़्यादा चलते हैं, बीना जी जानती होगी, विदेशों में दादा पोता संस्थान है। हम दादा पोता संस्थान बनाना चाहते हैं। उसमें अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्ग, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और ऐसे बुजुर्ग जो अकेले जीवन यापन कर रहे हैं या प्रताड़ित हैं या और कोई परेशानी में, उनके लिए 2 डॉर्मेट्री बनाई हुई है नक्शे में। इधर बच्चे रहेंगे, इधर बुजुर्ग लोग रहेंगे। वो एक दूसरे के पूरक सिद्ध हों, उनको बच्चों का प्यार मिले, उनको माँ बाप का प्यार मिल जाए, ये सी भावना लेकर हम ये संस्थान बनाने जा रहे हैं। और उसमें करीब 4 लाख का काम हमने करवा दिया। बाउंड्री हो गई, छोटा सा कमरा है, टॉयलेट्स है, एक बोरिंग करवा दिया 8 इंच का। ये काम हमारा। अब हमारा जोश कन्नड़ साहब ने जगह दिया। ये 15 अगस्त का प्रोग्राम है। कल से ही हम 4 जनों का दल बनाएंगे। जो भी मेरे साथ उस दल में शामिल होना चाहते हैं, आप स्वेच्छा से मेरे साथ आ जाएं। हर संडे 3 लोगों से कम मिलेंगे, क्योंकि मैं तो छुट्टी तो मैंने त्यागी, छुट्टी करता ही नहीं। तो हर संडे 3 लोगों से मिलेंगे जो संस्था में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो संस्था में जुड़े हुए अपनी बात को समझते हैं, अपने काम को जानते हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना जाएंगे उसी के पास जो पहले से तय होगा कि आ जाओ साहब आपको चेक दूंगा, तभी जाएंगे। ऐसे तो टाइम सबका कीमती है, तो हम पूरा तय करके उनसे जाके चेक लेके आएंगे। तो 4-5 जनों का एक दल बना के, गाड़ी में 5 लोग आते हैं तो 5 लोग हो सकते हैं। तो ऐसा हम अब करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2022 के अंदर उसका काम चालू कर दें। तो ये ऐसा भी एक प्रयास करेंगे। अब ये कराने वाला मालिक करवाता, हमारे अपने प्रयास है। मैं तो क्या कि सारा काम ईश्वर पे छोड़ देता हूँ। जो भी है प्रोग्राम को सक्सेस करना है, प्रभु आपकी कृपा है। आप इसको सक्सेस करते हो, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, आप करा रहे हैं। तो हमारा तो समर्पण है मालिक के प्रति। कराने वाला ईश्वर करवाएगा, हम सब अपना प्रयास करेंगे। और इसमें आप सबको जो भी फाइनेंशियली सुदृढ़ है, मालिक की कृपा है, जिनके ऊपर, जिनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा मकान है, परिवार का अच्छा पालन पोषण कर रहे हैं, उसके बाद भी शेष है, फिर तो समाज के लिए समर्पित करना चाहिए। दूसरों के जीवन को मजबूत करने के लिए, उनके भले के लिए समर्पित करना चाहिए। इसी मेरी सोच है। और ये सोच भी हर किसी की नहीं बन पाती है। हमारे IAS खान साहब कहते रहते हैं बात, जिनसे मिला तो इन्होंने कई बातें मुझे बताई। तो ये इन सब भावनाओं को लेके ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब आगामी प्रोग्रामों में सबसे पहले हम 21 तारीख का प्रोग्राम करेंगे, राखी से एक दिन पहले, जहाँ संस्था का रजिस्टर्ड ऑफिस मेरे घर का है, प्रताप नगर का। वहीं करते थे 2000 में, लेकिन इतने लोग नहीं इकट्ठे हो पाते। आज बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी पब्लिक बार बार में कुर्सियाँ कम बढ़ रही लाते जा रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ करने का ये उद्देश्य था, नई जगह प्रोग्राम हो, संस्था की जानकारी नई जगह सबको मिले। चौंगा साहब के साथ भी इतने सालों से मैं पास करता हूँ, शायद इनको पता नहीं होगा कि मैं ये भी करता हूँ। तो ये सब जब यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, पड़ोसियों को पता पड़ा और आसपास को पता पड़ा है, लोग जुड़ते हैं, अच्छे काम के साथ लोग जुड़ते हैं। तो ये मेरा एक उद्देश्य था कि यहाँ पर जरूर करें, क्योंकि संस्था का जो कार्यकारी ऑफिस है, वर्किंग ऑफिस सारा यहीं है, सारे काम यहीं होते हैं। और एक और बात बता दूँ, 21 तारीख के प्रोग्राम में आप सबको आना है, मैसेज में जरूर कर दूंगा। वहाँ पे पार्क है, उस ऑफिस के सामने बंद करवाने, पार्क का मैंने पूरा नक्शा बनाया है, उसका सर्वे करवा के उसका नक्शा बनाया हुआ है, कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं और कौन से हमारे को लगाने हैं। उस नक्शे के हिसाब से नाप करके पेड़ लगवाएंगे। और पिछली बार भी नाप करके नक्शे से लगाया हमने, और अब की बार जब काम कर रहे हैं तो उसको प्रोफेशनल कर लें, तो ड्राइंग मेरे यहाँ बन सकती है। तो मैंने पूरे गार्डन की ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग के हिसाब से पेड़ लगाएंगे। भले 21 पेड़ ही लगाएं, लेकिन 21 पेड़ बड़े पेड़ लाएंगे, अच्छे पेड़ लाएंगे और पूरा उनको तन्मयता के साथ हम लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे। तो ये हमारा अगला 21 तारीख का प्रोग्राम, आप सब नोट कर लो। इसके बाद हम अभी मीटिंग में कल ही फाइनल किया था, बालपाल साहब आए। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारा होगा वो होगा 13 नवंबर का। 13 नवंबर का संस्था का 13वां स्थापना दिवस, जो 9 नवंबर को होता है। दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, 3-4 दिन तो वैसे निकल जाएंगे, वो 7-8 तारीख हो जाएगी। उसके बाद 14 का संडे आता है, लेकिन 14 के संडे को बाल दिवस होता है, तो उस रोज पूरे सरकारी महकमे में प्रोग्राम होते हैं। तो हमने 13 का रखा है, 13 का प्रोग्राम करेंगे हम, दीपावली स्नेह मिलन का करेंगे, सब साथ में खाना खाएंगे और एक प्रोग्राम उसके साथ जोड़ेंगे। जो भी दान देंगे इस बिल्डिंग के अंदर, उन सब दानदाताओं का सम्मान करेंगे। और एक समर्पण समाज गौरव जो हमेशा करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों का उसमें हम सम्मान करेंगे समर्पण समाज गौरव अवार्ड से। और ये जो अवार्ड है, हम कुछ भी नहीं लेते अवार्ड से। ज्यादातर संस्थाएं साहब रजिस्ट्रेशन के नाम पे, फीस के नाम से कुछ ले लेती है, लेकिन अब की बार मैंने ये सोचा है, इन्होंने भी सहमति दी है मीटिंग में, बालपाल साहब ने भी, कि जो भी अवार्डी आर्थिक संपन्न है, सबसे नहीं, जो आर्थिक संपन्न है उनसे कम से कम 5,000 का योगदान बिल्डिंग के लिए उनको रसीद बना के देंगे। और बिल्डिंग के निर्माण के लिए हम उनसे 5,000 के, जो आर्थिक संपन्न। ऐसी मेरी सोच है और आप लोग इसमें सहमत होंगे तो ऐसा करने का विचार है, ताकि 1-2 लाख रुपए भी इकट्ठे हो जाते हैं इस अवार्ड के माध्यम से, तो बिल्डिंग में काम आ जाएंगे। तो ये 13 नवंबर के प्रोग्राम का भी आप नोट कर लें। उस प्रोग्राम को ऑडिटोरियम में करेंगे, अच्छा प्रोग्राम करेंगे और सब पूरे परिवार सहित आना है, पूरा फैमिली प्रोग्राम हम इसको करेंगे। तो ये आगामी प्रोग्राम है। और ओवरऑल मैंने संस्था के सारे आपको अब तक मोटा मोटा बता दिया, बाकी तो बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। विषय है आज की विचार गोष्ठी का सामाजिक समानता व न्याय। बहुत ही गंभीर विषय है और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने वाले तो लोग बैठे हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ भाव है, कुछ बातें हैं। रात को 10 बजे जब मैं सो रहा था तो मैं कल बोलूंगा तो विषय पे कुछ तो लिखूं, तो मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं और वो मैं आपके सामने मेरी बात भी रख देता हूँ। क्योंकि ये जो आज जो बोलेंगे इन सबकी समरी बनाई जाएगी, समरी बनेगी और समरी बनाकर हम मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजेंगे, हर बार भेजते हैं, और जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहाँ भी भेजेंगे। जो जो व्यक्ति जो यहाँ ये वक्ता है बोलेंगे उनका पूरा साथ। पूरा देश एक पवित्र ग्रंथ संविधान से चल रहा है, हम सबका जीवन संविधान से चल रहा है, लेकिन ये तो पवित्र ग्रंथ है ही जिससे हम सबका पूरा देश चल रहा है। बहुत ही ये सुंदर ग्रंथ, जो सुंदर संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। आज मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ इस अवसर पर, ऐसी महान विभूति को। और इसके अलावा कन्नन साहब अक्सर कहते हैं हमारे पुरातन ग्रंथ हैं आध्यात्मिक, वेद हैं, गीता है, रामायण है। ये समानता का जो शब्द है संविधान में तो सही है, लेकिन जो ग्रंथ है समीक्षा उन ग्रंथों की होनी चाहिए, कन्नन साहब अक्सर कहा है, क्योंकि उस समय का जो वक्त है उस हिसाब से वो लिखे गए हैं। जो 5,000 साल 10,000 साल पहले की जो बातें थी
जो वर्णों में समाज बटा हुआ था, उस वर्णों के हिसाब से ग्रंथों में लिखा हुआ है, उस ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होकर आज के परिप्रेक्ष्य में वो लिखे जाने चाहिए। उनमें जो भी करेक्शन है, जहाँ संविधान में इतने करेक्शन होते रहते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, अभी भी कितने संशोधन हुए, कई बातें नई जो याद आती है, जो अच्छी होती है समाज के लिए होती है। तो जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, लोगों को बहुत ही अच्छी बातें हैं, जीवन परिवर्तित करने वाली बातें हैं, जीवन जीने का सलीका उन ग्रंथों के अंदर है। लेकिन कुछ बातें हैं, एक तो संस्कृत वाली समस्या भी रहती है कि लोग पढ़ नहीं पाते संस्कृत को, इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं। दूसरी समस्या वो वर्णों में समाज था, और उन वर्णों में समाज की वजह से शूद्र, वैश्य और वो उस तरीके से बटा हुआ था, ब्राह्मण, उस तरीके से। वो व्यवस्था आज के टाइम की व्यवस्था नहीं है। आज के टाइम की व्यवस्था संविधान की व्यवस्था। तो मेरा आज इस मंच के माध्यम से कहना है कि उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए और उनमें करेक्शन होनी चाहिए, उस हिसाब आज के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। और आध्यात्मिक तरीके से हम देखें तो हम सब के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, इस पृथ्वी पर 7 अरब 8 अरब लोग हैं, सबकी एक ही जाति मालिक ने बनाई है। परम शक्ति से हम पृथ्वी पर आए हैं तो हम सबकी एक ही जाति है, वो है मानव जाति। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हम कोई अलग अलग जातियों के नहीं हैं, हमारी सबकी एक जाति है मानव जाति, और एक ही धर्म है मानव धर्म। ये दो बात, ये संस्था काम करती है। मेरे कई बार सब फोन आते हैं कि माला जी हिंदुओं के लिए काम करो, उसके लिए, लेकिन मैं तो घर इग्नोर मारता हूँ। इसलिए हम मानवता के लिए काम, हम सब भाई, सब जातियों के लिए, सब मतलब यहाँ कोई दलित की बात नहीं की जाती, कोई स्वर्ण की बात नहीं की जाती, यहाँ पर केवल मानवता की बात की जाती है। हम सब मानव, हम सब इंसान हैं और एक जाति है मानव जाति, उसके आधार पर हम काम करें, सबकी समानता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक भाव जब हमारा बन जाता है, क्योंकि सबके अंदर शरीर करके हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो सब में एक ही है। वो न छोटी है, न बड़ी है, न ऊंची जाति है, सब एक ही आत्मा है। तो वो आत्मिक दृष्टि से हम सब एक ही है, ये भावना हमारे अंदर समझ आ जाती है, तो फिर सबको हम एक ही रूप में देखते हैं। और 76 साल में बहुत विकास, मैं तो पॉजिटिव बात करता हूँ, बहुत विकास हुआ है, लेकिन बहुत अंधेरा बाकी है और बहुत से दीप जलाने हैं। मेरी बात समझना, बहुत अंधेरा बाकी है और बहुत से दीप जलाने। दीप जलाने वाले को आसमान में से नहीं उतरेंगे, ये आप लोग ही जला रहे हो दीप, हम सबको मिलके जलाने हैं। जो अंधेरा है उसके लिए दीप हम सबको मिलके जलाने हैं। और वो दीप क्या क्या हो सकते हैं मैं उसके लिए बताता हूँ। बेहतर भारत के लिए, अच्छे भारत के लिए हम सब क्या दीप जलाएं। और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये लोग जब आगे तक बात पहुंचाते हैं तो बात कहीं कहीं सार भी निकलता है, वो इम्प्लीमेंट भी होती है। पहला जो दीप है वो है नफरत पर एकता हावी हो। सर, नफरत पर एकता हावी हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हेड स्पीच नेता भी देते हैं, कोई भी देता है। ये हेड स्पीच देने वाले की सजा होनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है, क्योंकि यही बंटवारा करते हैं समाज। और दूसरा जो दीपक है वो है स्वास्थ्य सेवाओं की जो उपलब्धता है। अभी कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। स्वास्थ्य सेवाएं जो भी सरकार की है, वो उनकी जो उपलब्धता है वो आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं हो, सबके लिए समान है। संसद जो हमारा है वो भी लोकतांत्रिक मूल्य का प्रतीक बने। चुने हुए जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रति जवाबदेही हो, ऐसा भी कानून जवाबदेही का होना चाहिए। महिलाओं पर हर 15 मिनट में अत्याचार जो कैलकुलेशन है ये ना, इसके लिए भी हम सबको देखना है। ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छता, जलवायु के लिए व्यापक चर्चा होनी चाहिए, यह भी मेरा एक विचार है। ओलंपिक महाशक्ति की बात हुई, खेलों के प्रति संवेदनशील जो यदि हम बन जाते हैं तो ये ओलंपिक महाशक्ति भी हम बन सकते हैं। उसके प्रति, खेलों के प्रति सरकार का भी और समाज का भी संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक बात बताता हूँ, ऐसा मीडिया चाहिए जो सनसनी से ज्यादा संवेदनाओं को महत्व। आज मीडिया
सनसनी की बात पहले करता है, बांटने की बात पहले करता है, नफरत की बात कर देता है, वो संवेदनाओं की बात ज़्यादा करें, ये भी मेरी सोच है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने रात को सोते वक्त लिखे थे, तो आपके समक्ष मैंने रख दिए। काफ़ी लंबा मैंने टाइम ले लिया, लेकिन मेरे को संस्था के बारे में बताना था और आप लोगों से कुछ मन में बात थी वो साझा करनी थी। ओवरऑल बहुत ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि सब लोगों को सुनना है और बड़े तन्मयता के साथ सुनना है, इनकी बातों को नोट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जय भारत।